हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। सब अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, है ना। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसके बारे में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शंस बता दिया था। आज मैं करवा रहा हूँ दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होगी या केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करके हम कह सकें कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की क्या करनी है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का नंबर होते हैं 5। कितने होंगे? 5 कौन कौन से होंगे? सबसे पहला है चेंज इन द स्टेट। स्टेट का मतलब उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, चेंज हो जाए। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे कि वहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आया? तो स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। दूसरा होता है चेंज इन द कलर। कलर में चेंज आ जाए। ठीक है, अगर कलर में चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके हम बाद में बात करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस का इवोल्यूशन हो तो भी हम कहेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है तो भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस चेंज दो तरह से हो सकता है। एक होता है बेटा एंडोथर्मिक चेंज और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक चेंजेस। समझेंगे? ठीक, समझ में आए? उसके हम बाद लास्ट में आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी फॉर्मेशन अगर हो जाए दैट इज द नोन एज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉर्मेशन अगर होगा पीपीटी का तो भी होगा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। किसका? केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस बनते हैं उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। समझ में आ गए? तो हम वन बाय वन सबको लिख लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया चेंज इन स्टेट्स। क्या हो जाए? स्टेट्स में चेंज हो जाए, दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। दूसरा है बेटा चेंज इन कलर। कलर में चेंज आ जाए। तीसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर। क्या होगा? टेम्परेचर में चेंज हो जाए। और चौथा होता है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस। और भाई पांचवा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शंस, दैट इज प्रेसिपिटेट। समझ में आया? तो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर ये पांचों में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या सभी कैरेक्टरिस्टिक्स या मिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कहीं पे होते हैं तो हम वहां कहेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया। केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, दैट इज द चेंज इन स्टेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम उसको अब स्टडी करते हैं। चेंज इन स्टेट्स। स्टेट्स में चेंज हो जाए तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट में चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो जाए तो हम कहेंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। साथ में बेसिक कंपोजिशन जो है वो भी चेंज हो जाता है। वो बात भी हम यहाँ पे याद रखेंगे। समझ में आए? तो देखते हैं एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। पहला एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास क्या हो, मैग्नीशियम मेटल हो। क्या हो? मैग्नीशियम मेटल। और मैग्नीशियम मेटल को हम क्या करते हैं, बर्न करने से पहले क्लीन अप करते हैं। क्यों क्लीन अप करते हैं? ताकि जो उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ की लेयर है वो क्या हो जाए बेटा, रिमूव हो जाए। इसलिए हम इसको सैंड पेपर या एमरी पेपर से वॉश आउट करते हैं, ऊपर से साफ कर देते हैं। तो
मैग्नीशियम मेटल को बर्न करने से पहले हमें क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। तो मैग्नीशियम मेटल जो है वो किस स्टेट में मिलेगा आपको, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। उसको ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, और बर्न करने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा वो बनेगा वाइट पाउडर। मैं आपको बता रहा हूँ वाइट पाउडर, पाउडर फॉर्मेशन आ रहा है। तो पाउडर फॉर्मेशन हम सॉलिड स्टेट के बराबर नहीं कह सकते, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, पाउडर स्टेट जो होता है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मैग्नीशियम मेटल जब बर्न होता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। समझ में आ गया। तो फर्स्ट एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग प्रोसेस जो होती है दैट इज कंसिडर्ड एज ए चेंज इन स्टेट। कैसे, मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट में। किसके साथ कंबाइन होने से बर्निंग होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है इसका कैसा होता है, ये वाइट पाउडर होता है। कैसा होता है भाई, वाइट पाउडर होता है। समझ में आ गया। तो मैग्नीशियम मेटल कैसा था, सॉलिड्स था, और ऑक्सीजन गैस क्या थी, गैस फॉर्म में थी। तो ये सॉलिड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट पाउडर में। इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया। क्या हो गया, चेंज इन स्टेट हो गया। समझ में आ गई होगी बात। दूसरा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल की क्या हो जाती है, बर्निंग। और बर्निंग कैंडल्स की होगी तो कैंडल्स जलने से पहले किस स्टेट में होता है, तो हमारा आंसर आएगा सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। हम इस चीज़ को समझने के लिए बेटा कैंडल का डायग्राम भी बना लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक कैंडल का क्या बना दिया भाई, डायग्राम बना दिया। कैंडल का क्या बना दिया है, डायग्राम बना दिया। इस तरीके से मान लो एक कैंडल है, ठीक है। कैंडल जो होती है जलती हुई कैंडल है, देख ध्यान रखना, ठीक है। बिना पहले जब जली नहीं है उससे पहले उसके जलने के बाद का केस हम समझेंगे, ठीक है। दोनों केसेस देखो, अगर वो जली हुई नहीं है, बर्न नहीं है, तो जो कैंडल होती है किसकी बनी होती है, वैक्स की। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और वैक्स कौन से स्टेट में होता है भाई, सॉलिड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। और जब वैक्स बर्न होता है, हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, CO2 गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होती है, CO2 गैस इवॉल्व होती है। प्लस क्या इवॉल्व होते हैं, वाटर वेपर्स इवॉल्व होते हैं। क्या होते हैं, वाटर वेपर्स इवॉल्व होते हैं। और क्या इवॉल्व हो सकता है, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी। क्या होगा, लाइट, इसमें से एनर्जी रेडिएट हो सकते हैं। तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट से CO2 किस फॉर्म में होगा भाई, गैस में होगा। तो सॉलिड से गैस, गैस से वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज इन स्टेट हो रहा है। और चेंज इन स्टेट इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर स्टेट में चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे होगा। क्या होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगा। समझ में आ गया। पहला ही कॉन्सेप्ट है चेंज इन स्टेट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज द चेंज इन कलर। कलर में चेंज आ जाए तो भी हम कहेंगे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। चेंज इन कलर के बारे में अब बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शंस के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कलर में चेंज आ जाए तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। समझते हैं एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। पहला ही एग्जाम्पल है कि रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई लोहे पे क्या लग जाए, जंग लग जाए। लोहा मेटेलिक, ग्रे मेटेलिक कलर का होता है। और रस्ट कैसे कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर। कैसे कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर। इसका मतलब क्या हो गया, कलर में चेंज हो गया। क्या हो गया, कलर में चेंज हो गया। तो देखो भाई मैं सीधा आपको बताता हूँ कि कैसे कलर में चेंज हो सकता है बाय यूजिंग द रिएक्शंस। तो आपको पता है आयरन जो होता है उसका फॉर्मूला Fe होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसको कैसा कलर होता है, इसका ग्रे मेटेलिक कलर होता है। कैसा होता है, ग्रे मेटेलिक कलर होता है। इसके साथ कौन सी गैस कंबाइन होती है, ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती है। प्लस क्या कंबाइन होते हैं, एक्स मॉलिक्यूल्स किसे कंबाइन होते हैं, वाटर के। ये दोनों चीज़ें कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है। तो क्या बनेगा,
Fa2O3 आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और डॉट X मॉलिक्यूल क्या कंबाइन हो जाएंगे वाटर के, तो ये एक कंबाइंड कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज द रस्ट। इसी को कहेंगे रस्ट और बेसिकली इसे कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग आयरन जब होने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है भाई, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो कलर में क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। और कलर में चेंज हो गया इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस तो यहाँ पे हो रही हैं। समझ में आ गया, कलर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। समझ में आ गया। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कलर में चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शंस तो वहाँ पे भाई होगी क्या नहीं होगी, केमिकल रिएक्शंस तो वहाँ होगी। समझ में आ गया। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स था चेंज इन कलर का। अब चलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। कौन सा होगा, चेंज इन टेम्परेचर। क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा भाई, उसको हम समझते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल्स क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमें समझना है चेंज इन टेम्परेचर टू टाइप से हो सकता है। कौन कौन से दो टाइप्स होंगे भाई दो टाइप कौन कौन से होंगे, एक तो होगा एक्सोथर्मिक, एक तो होगा भाई एक्सोथर्मिक, और भाई दूसरा कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा। कौन सा होगा, एंडोथर्मिक होगा। बात समझ में आ गई। एक तो होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। चेंज हम कह सकते हैं टेम्परेचर में चेंज होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को समझने के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, टू पार्ट्स में। कौन कौन से होंगे भाई इसमें, एक तो होगा भाई एक्सो और एक होता है भाई थर्मिक। क्या होगा, एक्सो और थर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, किसका, हीट की एग्जिट होगी। किसकी एग्जिट होगी, हीट की। थर्मिक का मतलब क्या होगा, हीट एनर्जी। क्या होगी, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी के एग्जिट हो जाए तो उसे क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहोगे। क्या कहोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहोगे। और जिस रिएक्शंस में क्या होगा, हीट की क्या हो जाए, एंट्री। हीट की क्या हो जाए, एंट्री। तो एंडो का मतलब क्या समझोगे, एंडो का मतलब होता है एंट्री। किसकी एंट्री, हीट की एंट्री। किसकी एंट्री, एंट्री और हीट। उसके बाद क्या होगा, थर्मिक होगा। क्या होगा, थर्मिक होगा। थर्मिक होने से क्या होगा, क्या निकलेगा, हीट एनर्जी से। क्या मतलब होगा, हीट एनर्जी से। क्या मतलब होगा, हीट एनर्जी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट के इवोल्यूशन हो जाए, हीट के क्या हो जाए, इवोल्यूशन। आपको एक टर्म यहाँ पे याद रखना है, इवोल्यूशन। हीट का इवोल्यूशन हो जाए तो उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहाँ पे हीट की क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए, हीट का क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए, उसे क्या कहोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहोगे। और एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस तरीके से हमें समझ में आया देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्परेचर चेंजेस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब हम कुछ इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और हमें सीधा इन्हीं एग्जाम्पल से चेंज इन टेम्परेचर हमें समझ में आ जाएगा। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सोथर्मिक के और भाई उसके बाद बताऊंगा किसके, एंडोथर्मिक के। तो पहले एक्सोथर्मिक का देखते हैं एग्जाम्पल। इसका क्या देखते हैं भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आ रहा है कि जिसमें हीट बाहर निकले तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, जिसे हम कहते हैं बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन करेंगे, वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम। क्या कहते हैं, क्विकलाइम कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर वाटर मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा बाहर, हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब कैसे रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ऐसे बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। तो ये समझ में आ गया। जैसे हाइड्रोकार्बन्स हम समझते हैं CH4, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं तो CO2 गैस निकलती है, प्लस वाटर वेपर्स निकलते हैं, और प्लस क्या निकलती है, एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी लिबरेट हो, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी। कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी। समझ में आया। तो एक्सोथर्मिक आपको समझ में आ गया। कुछ रिएक्शन से हम समझ सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। किसकी बात करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। तो अब है एक एंडोथर्मिक के
एग्जाम्पल्स, एंडोथर्मी के क्या समझ सकते हैं, एग्जाम्पल। पहला ही इसमें एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास क्या हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड हो, क्या हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक तो हमारे पास हो बेरियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है बेटा अमोनियम क्लोराइड। ये फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का। ये दोनों सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, बेरियम क्लोराइड बनेगा, BaCl2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस केस में हीट एनर्जी क्या होती है, यूज़ होती है। क्या होती है, हीट एनर्जी यूज़ होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कह सकते हैं। हीट एनर्जी बेटा यहाँ लिखी मिलेगी, अगर यहाँ नहीं होती तो माइनस में यहाँ पे हीट लिखा मिलेगा। इसका मतलब हीट एनर्जी में क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। हीट एनर्जी को बेटा यहाँ पे ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। समझ में आया। एंडोथर्मिक का मतलब इसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल वो है कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे हीट की प्रेजेंस में। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट एनर्जी यूज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये कैसे होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। क्या हो रही है वहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। समझ में आ गया होगा कि चेंज इन टेम्परेचर किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन का, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसके बारे में बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। तो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसके बारे में बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। तो नेक्स्ट है फोर्थ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस की क्या हो जाए, इवोल्यूशन, गैस इवॉल्व हो जाए, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जांपल समझते हैं इसके। पहला एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होगा, H2SO4। रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस, जिसकी कैसी साउंड आती है, पॉपिंग साउंड। ये है तो क्या बता रहा है कि इसमें जो गैस है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो इसमें क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इवोल्यूशन ऑफ गैस और इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। क्या हो रही है वहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास मान लो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई सब्सटेंस क्या है, जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं एसिड में ले सकता हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, एक तो ये बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2 प्लस कौन सी गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाती है, CO2। तो CO2 गैस क्या हो गई है, इवॉल्व हो गई। और CO2 गैस इवॉल्व, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस समझ में आया। तो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं वहाँ पे, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस से हम समझ सकते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा लास्ट इसके पार्ट पे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पीपीटी का मतलब समझते हैं, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। क्या होगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान बनते हैं उसे क्या कहेंगे, पीपीटी कहेंगे। क्या कहेंगे, पीपीटी कहेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि हमारे पास मान लो लेड नाइट्रेट है, PbNO3 इसका एक्वस सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन होगा, एक्वस, दैट इज लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशंस। लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसके साथ पोटाशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस लेंगे। इसमें मतलब एक्वस का मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। इसे कहेंगे पोटाशियम
आयोडाइड, क्या कहेंगे, पोटाशियम आयोडाइड कहेंगे। पोटाशियम आयोडाइड जब है आपस में रिएक्शंस करेगा इन दोनों सब्सटेंस, ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या बनता है, पीपीटी बनाता है। पीपीटी का ये साइन होता है डाउनवर्ड एरो। क्या होता है, डाउनवर्ड एरो से हम क्या कह सकते हैं, पीपीटी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। प्लस क्या बन जाएगा इसमें भाई, लेड आयोडाइड बन गया, प्लस क्या बच गया, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, क्या बच जाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट, क्या बच जाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा। लेड आयोडाइड कैसा होगा, येलो पीपीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ये तो हमने समझा इसकी इक्वेशन से। एक बार हम इसके डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमने दो टेस्ट ट्यूब बनाई, एक टेस्ट ट्यूब ये रही, एक टेस्ट ट्यूब ये रही। दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया, ऐड। पहले टेस्ट ट्यूब में आप क्या डालोगे, लेड आयोडाइड। क्या डालोगे, लेड आयोडाइड। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वाला सब्सटेंस जो इसमें डालेंगे कैसा होगा, कलरलेस। और पोटाशियम आयोडाइड ये भी कैसा होगा, कलरलेस होगा। दोनों के दोनों सॉल्यूशंस कैसे होंगे, कलरलेस। लेकिन जब ये आपस में रिएक्शंस करेंगे, और रिएक्शन मतलब दोनों को किसी तीसरी टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा, और डालने के बाद कैसा कलर आ जाएगा बेटा, हमारे सामने आ जाएगा येलो कलर। कौन सा कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। येलो कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट। और येलो कलर का ऊपर क्या रह जाएगा, सॉल्यूशन रह जाएगा। जो नीचे बनेगा दैट इज द लेड आयोडाइड। इसका क्या होगा, पीपीटी बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्या बनेंगे, येलो पीपीटी बनेंगे। ऊपर जो रह गया दैट इज द पोटाशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर रह गया। इस तरीके से हमने समझा कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो तो भी वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं वहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं यहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ आके हमारा ये टॉपिक क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।